हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग चैप्टर 3 कर रहे हैं। यूनिट 1 हमारी चल रही है। संवेदना और प्रत्यक्षीकरण का ये चैप्टर है। इसमें हमने संवेदना को कंप्लीट कर लिया। परसेप्शन के जो सब टॉपिक्स थे वो हमने कंप्लीट कर लिए और आज हम बिल्कुल इस चैप्टर का लास्ट जो सब टॉपिक है वो हम कंप्लीट करेंगे। वो है प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारक। तो बच्चों, कई कारक ऐसे हैं जो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करते हैं। उनको हम 3 भागों में बांटेंगे। पहला है प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत कारकों की भूमिका। तो व्यक्तिगत कारकों को हम डिटेल में पहले समझेंगे। सबसे पहला जो पॉइंट है वो है शारीरिक आवश्यकता तथा मनोवैज्ञानिक आवश्यकता का प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव। तो प्राणी की जो मोटिवेशन है, जो अभिप्रेरण है, उसमें भूख प्यास उसकी शारीरिक आवश्यकताएं हैं और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताओं में सुरक्षा की आवश्यकता, उपलब्धि की आवश्यकता, ये उसमें इम्पॉर्टेंट होती हैं। तो इन कारकों का, यानी हमारे जो मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं हैं, जो शारीरिक आवश्यकताएं हैं, उनका प्रत्यक्षीकरण पर सीधा प्रभाव होता है। व्यक्ति अपनी शारीरिक आवश्यकताओं के अनुरूप ही किसी भी उद्दीपक का प्रत्यक्षीकरण करता है, यानी जैसी उसकी शारीरिक आवश्यकता है वैसे ही उसको वो वस्तु दिखाई देती है। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक, जो प्रयोगात्मक मनोवैज्ञानिक थे, ऑसगुड, 1953 में वे कहते हैं कि जब वे भोजन करने के लिए जाते थे तो रास्ते में एक दफ्तर मिलता था जिसका नाम 400D 400D 4 ये अंक हैं, तो वो लिखा हुआ था। उस दफ्तर का नाम था 400D और वे प्राय उसे फूड पढ़ते थे, FOOD पढ़ते थे। 400D को FOOD पढ़ते थे। तो ये जो एग्जाम्पल है, इससे ये संकेत मिलता है कि ऑसगुड अपनी विशेष शारीरिक अवस्था, जो भूख थी, उसके कारण ही 400D को FOOD फूड पढ़ा करते थे। कई प्रयोगात्मक सबूत भी ऐसे मिले हैं जिनसे इस बात की पुष्टि होती है कि व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकता का प्रभाव उसके प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। तो मर्फी मनोवैज्ञानिक थे, चीन मनोवैज्ञानिक थे। 1942 में उन्होंने अध्ययन किया था और इस अध्ययन में उन्होंने प्रयोगात्मक समूह और नियंत्रित 2 समूह लिए थे, यानी जिस पर प्रयोग किया गया, और एक समूह ऐसा जिसको उन्होंने कंट्रोल्ड ग्रुप रखा, उस पर अपना नियंत्रण रखा, उस पर प्रयोग नहीं किया। तो जो प्रयोगात्मक समूह और जो नियंत्रित समूह था, उनके स्टूडेंट्स को कुछ उन्होंने अस्पष्ट चित्र एक शीशे के अंदर दिखाए, शीशे के अंदर अस्पष्ट चित्र दिखाए। जो प्रयोगात्मक समूह था उसके जो स्टूडेंट्स थे वो भूखे थे, जबकि नियंत्रित समूह के जो स्टूडेंट्स थे उनका पेट भरा हुआ था, भर पेट उन्होंने भोजन किया हुआ था। दोनों समूह के छात्रों से बताने का अनुरोध किया गया कि देखे जा रही प्रत्येक चित्र से संबंधित वस्तुओं के बारे में बताइए। परिणाम में देखा गया कि जो प्रयोगात्मक समूह के छात्र थे उन्होंने नियंत्रित समूह के छात्रों की तुलना में खाने पीने की वस्तुओं के बारे में बहुत अधिक बताया। तो इस प्रयोग के परिणाम से स्पष्ट होता है कि प्रत्यक्षीकरण पर व्यक्ति की शारीरिक आवश्यकताओं का स्पष्ट रूप से प्रभाव पड़ता है, यानी जैसी हमारी शारीरिक आवश्यकता है वैसी ही हम वस्तु को देखते हैं। अब हम बात करेंगे मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं। तो शारीरिक आवश्यकताओं के अलावा मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं भी व्यक्ति के प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। मैक्लीलैंड ने एक प्रयोग किया जिसमें दिखाया कि व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण उसकी उपलब्धि अभिप्रेरक से कैसे प्रभावित होता है, यानी अचीवमेंट, जो मोटिवेशन है, जो हम उपलब्धि प्राप्त करते हैं, वो हमारा एक मोटिवेशन है, हम उपलब्धि पाना चाहते हैं, तो कैसे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण प्रभावित होता है। उन्होंने एक प्रोजेक्टिव टेस्ट, प्रक्षेपण परीक्षण
जब हम व्यक्तित्व पढ़ेंगे बच्चों तब हम इसको डिटेल में पढ़ेंगे। प्रक्षेपण परीक्षण के आधार पर सब्जेक्ट को 2 समूहों में बांटा, यानी 2 समूह उन्होंने लिए। अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक वाले समूह, जो अधिक उपलब्धि पाना चाहते थे, और कम उपलब्धि अभिप्रेरक वाले समूह। तो इन दोनों समूहों को 30 शब्द टेचिस्टोस्कोप से दिखाए गए। टेचिस्टोस्कोप एक यंत्र है, एपरेटस है बच्चों। जब आप कॉलेज में आएंगे, एक्सपेरिमेंट हम करेंगे तब आपको दिखाया जाएगा। तो टेचिस्टोस्कोप से उन्होंने 30 शब्दों को दिखाया गया। इनमें से 10 शब्द उपलब्धि से संबंधित थे, 20 शब्द जो है वो तटस्थ थे, न्यूट्रल थे, तथा फिर वे अन्य अभिप्रेरकों से संबंधित थे। तो परिणाम में देखा गया कि अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक वाले जो सब्जेक्ट थे उनमें उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित शब्दों का प्रत्यक्षीकरण तटस्थ शब्दों की अपेक्षा निम्न स्तर, लोअर परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड, यानी निम्न स्तर प्रत्यक्षणात्मक देहली या सीमांत पर कर लिया गया। जो कहने का मतलब है कि जिनमें अधिक उपलब्धि अभिप्रेरक था, जिनकी मनोवैज्ञानिक आवश्यकता में उपलब्धि प्राप्त करने का मोटिवेशन बहुत अधिक था, उन्होंने बहुत कम ही सीमांत पर उनको पहचान लिया, तथा कम उपलब्धि अभिप्रेरक वाले जो सब्जेक्ट थे उनके द्वारा उपलब्धि अभिप्रेरक से संबंधित शब्दों का प्रत्यक्षीकरण जो तटस्थ शब्द थे उनकी अपेक्षा बहुत हाई परसेप्चुअल थ्रेशोल्ड पर किया गया, यानी कितना अधिक सीमांत पर उन्होंने उसको पहचाना। तो परिणाम से स्पष्ट होता है कि व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण उसके उपलब्धि अभिप्रेरक का प्रभाव पड़ता है। जो व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण है उस पर उपलब्धि अभिप्रेरक का प्रभाव पड़ता है। तो हम सीमांत की जो बात कर रहे हैं बच्चों, संवेदना के चैप्टर में हमने संवेदी सीमांत को समझा था। तो इस तरह से व्यक्तिगत कारकों की भूमिका में शारीरिक आवश्यकता और मनोवैज्ञानिक आवश्यकताएं जो हैं वो प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती हैं। सेकंड पॉइंट है प्रत्यक्षण किए जाने वाली वस्तुओं के मूल्यों का प्रभाव, यानी जिन वस्तुओं का हम प्रत्यक्षीकरण करते हैं उनका मूल्य, उनकी वैल्यू जो है वो भी प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करती है। तो प्रत्यक्षीकरण इस बात पर प्रभाव पड़ता है प्रत्यक्षीकरण पर कि व्यक्ति के लिए वस्तुओं का या उद्दीपकों का मूल्य कितना है। तो मनोवैज्ञानिकों ने जो अध्ययन किए उससे स्पष्ट ये हुआ कि जिस वस्तु का मूल्य प्रत्यक्षीकरणकर्ता के लिए अधिक होता है उसका आकार उसे बड़ा मालूम होता है। ब्रूनर ने और गुडमैन ने एक अध्ययन किया था। इन्होंने समान बुद्धि के 10 बच्चों के 2 समूह लिए जिनकी बुद्धि समान थी। एक समूह में सभी धनी परिवार के बच्चे थे, यानी बहुत अधिक अमीर बच्चे थे, और दूसरे समूह में गरीब परिवार के बच्चे थे। दोनों समूह के बच्चों को 1, 5, 10, 20, 25 और 50 सेंट के सिक्के के आकार का आकलन एक लाइट प्रोजेक्टर के द्वारा करने को कहा गया। रोशनी प्रोजेक्टर पर वो सिक्के दिखाए गए और उन पर उनको बताने को कहा गया कि आपको ये कैसे दिखाई दे रहे हैं। तो रोशनी प्रोजेक्टर द्वारा पर्दे पर सिक्के के आकार की गोल रोशनी पड़ती थी, जिसे सब्जेक्ट ज़रूरत पड़ने पर प्रोजेक्टर की नॉब को घुमाकर छोटा या बड़ा कर लेते थे। परिणाम में देखा गया कि जो गरीब परिवार के बच्चे थे उन्हें सभी प्रकार के सिक्कों का अति आकलन किया, यानी उनका आकार उनको बहुत बड़ा दिखाई दिया। 5 के सिक्के को जैसे 50 का समझना, 10 के 100 का समझना, तो इस तरह से उन्होंने ओवर एस्टिमेशन किया। जबकि जो धनी परिवार के बच्चे थे उन्होंने इन सिक्कों के आकार का अंडर एस्टिमेशन किया, न्यून उसको आकलन किया। तो जो प्रयोगकर्ता थे उनका ये कहना है कि वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि धनी परिवार के बच्चों के लिए सिक्कों की जो वैल्यू थी वो कम थी, या उनका महत्व जो था वो कम था, जबकि गरीब परिवार के लिए इन सिक्कों का महत्व बहुत अधिक था। तो कहने का मतलब ये है कि प्रत्यक्षीकरण पर वस्तु या उद्दीपक के मूल्य का भी प्रभाव पड़ता है। अब हम थर्ड पॉइंट लेंगे कि प्रत्यक्षीकरण पर मानसिक वृत्ति का प्रभाव। तो मानसिक वृत्ति से बच्चों तात्पर्य एक विशेष तरह की मानसिक तत्परता से होता है, मेंटल रेडीनेस से होता है। सब्जेक्ट्स में
विशेष शाब्दिक निर्देश देकर या शाब्दिक इंस्ट्रक्शंस देकर मानसिक तत्परता उत्पन्न की जाती है, या फिर बीती हुई अनुभूतियों से उत्पन्न प्रत्याशाओं या एक्सपेक्टेशन से सब्जेक्ट में वृत्ति सेट, मानसिक सेट उत्पन्न हो सकता है। तो बहुत सारे अध्ययन हुए हैं जिनमें शाब्दिक निर्देश देकर सब्जेक्ट्स में एक तरह की मानसिक वृत्ति उत्पन्न की गई और उनसे उसका जो है सीधा प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव देखा गया। स्ट्रीट मनोवैज्ञानिक ने एक अध्ययन किया जिसमें उन्होंने सब्जेक्ट को कुछ अस्पष्ट तस्वीर दिखाई और एक ऐसी ही अस्पष्ट तस्वीर प्रयोज्य को जब दिखाई और ये निर्देश दिया कि कुछ ऐसे दृश्य हैं जिसे वे घुड़दौड़ जब होती है उसमें देखे होंगे उन्होंने, तो उसमें एक विशेष मेंटल सेट उत्पन्न किया गया, उसकी मानसिक वृत्ति उत्पन्न हो गई, जिसके परिणाम स्वरूप वे अस्पष्ट चित्र में एक स्पष्ट तस्वीर अर्थात घोड़े पर सवार एक व्यक्ति के रूप में प्रत्यक्षीकरण करने में वो सफल हुए। इसी तरह से लीप ने अध्ययन किया, उन्होंने सास बहु आकृति के सहारे एक प्रयोग किया और मानसिक वृत्ति का प्रत्यक्षीकरण पर प्रभाव देखा। इस अध्ययन में सब्जेक्ट्स के 3 समूह उन्होंने लिए। पहला समूह नियंत्रित समूह था, कंट्रोल ग्रुप, दूसरा था एक दूसरा और एक तीसरा प्रयोगात्मक समूह था। पहला समूह जो नियंत्रित था उसको तो सास बहू की आकृति दिखाई तथा उसका वर्णन करने के लिए कहा। दूसरा जो पहले प्रयोगात्मक समूह को सास बहू की आकृति दिखाने से पहले शाब्दिक रूप से सास बहू की आकृति के बारे में बता दिया जाता था। तो इस समूह के आधे सब्जेक्ट्स में ये कहा गया कि इसमें एक वृद्धा की तस्वीर दिखाई देगी और बाकी आधे को ये कहा गया कि एक युवती की तस्वीर दिखाई देगी। ठीक है, तो एक तो कंट्रोल्ड था जिसमें उन्होंने सास बहू की आकृति को दिखाया और उसका वर्णन करने को कहा। दूसरा जो समूह उन्होंने लिया उसमें आधों को तो सास की आकृति दिखाई, आधों को एक वृद्धा की तस्वीर दिखाई। और प्रयोगात्मक समूह को सास बहू की आकृति दिखाने के पहले एक वृद्धा की तथा एक युवती का अलग अलग चित्र दिखाया और उसको निर्देश दिया। तो परिणाम में ये पाया कि नियंत्रित समूह के 65% सब्जेक्ट्स ने सास बहू आकृति में युवती के चित्र को देखा, यानी मिश्रित रूप से देखा, और जिस प्रयोगात्मक समूह में शाब्दिक रूप से निर्देश देकर मानसिक वृत्ति उत्पन्न की गई थी, मेंटल सेट उत्पन्न किया गया था, उनमें से जिन्हें युवती की तस्वीर होने का निर्देश दिया उन्होंने युवती की तस्वीर देखी, और जिनको बूढ़े या वृद्ध के तस्वीर होने का निर्देश दिया उन्होंने वही देखा। और जो तीसरा जो प्रयोगात्मक समूह था जिसे प्रत्यक्षात्मक रूप से निर्देश दिया था, उनमें से कुछ ने युवती की तस्वीर का प्रत्यक्षीकरण किया और कुछ ने वृद्धा की तस्वीर को बहुत अधिक प्रबल बताया। तो ये जो प्रयोग है ये स्पष्ट करता है कि प्रत्यक्षीकरण पर व्यक्ति की मानसिक वृत्ति का प्रभाव पड़ता है। और फोर्थ जो पॉइंट है व्यक्तिगत कारकों में वो है प्रत्यक्षीकरण पर प्रतीकात्मक अर्थ का प्रभाव। तो वस्तुओं का व्यक्ति के लिए अप्रकट अर्थ होता है। कुछ वस्तुओं के लिए व्यक्ति अप्रकट अर्थ रखता है जिसका स्वरूप व्यक्तिगत तथा प्रतीकात्मक होता है। तो वस्तुओं के प्रतीकात्मक अर्थ व्यक्ति के लिए सामान्य अर्थ से हटकर कुछ दूसरे अर्थ की ओर इशारा करते हैं। वस्तुओं का ये जो प्रतीकात्मक अर्थ है व्यक्ति के लिए एक पॉजिटिव वैल्यू और नेगेटिव वैल्यू भी रख सकता है, और इससे व्यक्ति का प्रत्यक्षीकरण काफ़ी अधिक प्रभावित होता है। ब्रूनर ने एक प्रयोग किया था। इस प्रयोग में 3 तरह के साइंस, चिन्ह का उपयोग किया जिनका प्रतीकात्मक अर्थ सब्जेक्ट के लिए अलग अलग था। इन लोगों ने सब्जेक्ट के हाथ में बराबर बराबर आकार के प्लास्टिक तख्तियों पर बने डॉलर, स्वास्तिक तथा कुछ ज्योमेट्रिकल फिगर्स, ज्यामितिक आकृति दिखाई और उसे फिर रोशनी प्रोजेक्टर के माध्यम से उनके आकार को पर्दे पर उन्हें प्रोजेक्ट करने के लिए कहा गया, प्रक्षेपित करने के लिए कहा गया। तो डॉलर अमेरिकन के लिए पॉजिटिव वैल्यू की चीज़ है क्योंकि वहाँ सबसे अधिक बड़ा सिक्का वही है। स्वास्तिक हिटलर का राष्ट्रीय चिन्ह है जिसे सभी अमेरिकन घृणा करते हैं, तो इस चिन्ह से उन्हें अशुभ घटनाओं की आशंका होती है। तो इसलिए इस प्रतीक या चिन्ह का उनके लिए नेगेटिव वैल्यू है। ज्योमेट्रिक आकृतियों का मूल्य ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव, तो इनका तटस्थ मूल्य है यानी न्यूट्रल है। तो परिणाम में देखा गया
कि प्रयोज्या ने तटस्थ ज्यामितिक जो आकृतियाँ थी उनकी तुलना में डॉलर और स्वास्तिक दोनों के वास्तविक आकार से बड़े आकार पर्दे पर बनाए। अर्थात इन दोनों आकृतियों की ज्यामितिक आकृति की तुलना में अति आकलन उन्होंने किया, ओवर एस्टिमेशन उन्होंने किया। डॉलर का स्वरूप चूँकि पॉजिटिव है तो इसका प्रत्यक्षीकरण उन्होंने बड़े आकार क्या किया, और इसी तरह से जो स्वास्तिक है नेगेटिव स्वरूप का है, लेकिन अमेरिकन अधिक आशंकित रहते हैं या घबराते हैं, तो ये आशंका और घबराहट के कारण भी इसका प्रत्यक्षीकरण उन्होंने बड़े आकार पर किया। तो ये जो अध्ययन है इससे स्पष्ट होता है कि उद्दीपक के सांकेतिक मूल्य, साइन वैल्यू या उसका अर्थ का प्रभाव प्रत्यक्षीकरण पर पड़ता है। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि प्रत्यक्षीकरण पर व्यक्तिगत कारकों का बहुत ही सार्थक प्रभाव होता है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसके आगे का जो सेकंड और थर्ड पॉइंट है प्रत्यक्षीकरण को प्रभावित करने वाले कारकों में, पहला हमने अभी किया है प्रत्यक्षीकरण में व्यक्तिगत कारकों की भूमिका, और नेक्स्ट वीडियो में हम इसके आगे के पॉइंट्स को पढ़ेंगे। थैंक यू।